Hello friends, today we are going to discuss Things Fall Apart by Chinua Achebe। फर्स्ट मैं इस नावल के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। ये नावल पब्लिश हुआ था 1958 में, और अगर सेटिंग की बात की जाए तो ये इसकी सेटिंग नाइजीरिया में है, और ये नावल पोस्ट कॉलोनियल ट्रेजेडी है। इस असल में ये नावल लिखने की चिनुआ अचेबी, जो कि नाइजीरियन था, एक रीज़न जो है वो ये थी कि इससे पहले एक नोवेला पब्लिश हुआ था हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो कि यूरोपियन राइटर्स का, वेस्टर्न राइटर्स का था। तो वो इसमें मींस इनके अफ्रीका के कल्चर को सही तरीके से नहीं बताते। मींस वो कहता है कि वो इसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं, और वो इनके ट्रेडिशन को और इनके कल्चर को, इनकी लैंग्वेज को और ये सारे इनके जज्बात वगैरह को वो कहते हैं सही तरीके से उन्होंने बयान नहीं किया, और ना ही वो कहता है कि वो कर सकते हैं, बिकॉज दे आर कॉलोनाइज़र, और हम जो है वो कॉलोनाइज्ड हैं। तो वो उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से या ख़ुद को बढ़ा चढ़ा कर बयान करेंगे, और हमारे कल्चर को वो सही रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। देन उसने फिर चिनुआ अचेबी ने नावल लिखा थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट जो है वो मीन्स कि एक दिन सब चीज़ें जो है वो इनकी ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। मीन्स इनका जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, लैंग्वेज है, सब चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। सो लेट्स सी, इसके जो है वो देखते हैं कैरेक्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट कैरेक्टर है ओकोंको। ओकोंको इज़ द प्रोटैगनिस्ट, जो मेन कैरेक्टर है इस नावल का। ओकोंको ओकोंको इज़ अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। और इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इसको बहुत शर्मिंदगी होती है जब इसका फ़ादर जो है वो कंसीडर किया जाता है एज वीक पर्सन, एज लेज़ी पर्सन। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओनोका। ओनोका इज़ द फादर ऑफ ओकोंको, और ओनोका बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है। इसके काफ़ी डेब्ट्स होते हैं, और इसका कोई अच्छा नेम नहीं होता, ना इसकी कोई रिस्पेक्ट होती है सोसाइटी में। नेक्स्ट वन इज़ नवॉय। नवॉय इज़ द सन ऑफ ओकोंको, और नवॉय बहुत सेंसिटिव लड़का होता है। इसकी एज अबाउट 12 to 13 ईयर्स जब नावल स्टार्ट होता है तो उस वक्त होती है। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें थिंग्स फॉल अपार्ट में चिनुआ अचेबी ने लैंग्वेज जो यूज़ की है, और इसके अलावा वो कुछ वर्ड्स ऐसे यूज़ करता है। वो कहता है कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको कभी भी ट्रांसलेट नहीं किया जा सकता दूसरी लैंग्वेज में। इनफैक्ट वो ये बताना चाहता है कि उनकी लैंग्वेज कितनी रिच है, और उनके कल्चर और ट्रेडिशन जो है वो कितना अच्छा है, कितना रिच है, उनका किस तरह से कल्चर है कि जिसको दूसरे कल्चर में या दूसरी लैंग्वेजेस में वो कहते हैं डायरेक्ट चेंज नहीं किया जा सकता। इसलिए वो जो है वो कुछ वर्ड्स अपनी उस नाइजीरियन लैंग्वेज के यूज़ करता है। अगर अगर इनके कैरेक्टर्स के नेम्स ही देख लिए जाएँ तो ये भी काफ़ी डिफरेंट हैं। इकेमी फ्यूना नेक्स्ट कैरेक्टर है। इकेमी फ्यूना जो है वो ये ओकोंको के पास रहता है। इसकी स्टोरी में आपको नेक्स्ट बताऊंगी समरी में। नेक्स्ट इक्वेफी। इक्वेफी इज़ द सेकंड वाइफ ऑफ ओकोंको। ओकोंको मैरिड 3 टाइम्स, 3 वाइफ्स होती हैं इसकी, और इसकी जो सेकंड नंबर वाली वाइफ होती है वो होती है इक्वेफी। नेक्स्ट इजिनमा। इजिनमा इज़ द डॉटर ऑफ ओकोंको। ओकोंको और इक्वेफी की डॉटर होती है इजिनमा। नेक्स्ट ओबियरिका। ओबियरिका इज़ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ओकोंको, और काफ़ी ये उसकी ओकोंको की हेल्प करता है, बिकॉज उसका ये बेस्ट फ्रेंड होता है, तो वो उसको फाइनेंशियली, मॉरली, हर लिहाज से बहुत सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज़ मिस्टर ब्राउन। मिस्टर ब्राउन एक क्रिश्चियन है, वाइट मैन है, जो कि उनके विलेज में जाता है, और ये वो कहते हैं कि काफ़ी अच्छा होता है, टॉलरेंट होता है, काफ़ी वो लोगों को समझता है और उनको रिस्पेक्ट देता है। नेक्स्ट है द रेवरेंड जेम्स स्मिथ। द रेवरेंड जेम्स स्मिथ के बारे में वो बताते हैं कि ये बहुत ही इनटॉलरेंट है, और वो कहते हैं जितना मिस्टर ब्राउन अच्छा था ये उतना ही बुरा करेक्टर है। मींस वो कहते हैं जहाँ के लोगों में वो रहने आया है, जहाँ के लोगों को वो मींस कॉलोनाइज्ड करने आया है, उन लोगों की वो ना लैंग्वेज को समझता है, ना उनके जज्बात को, एहसासात को, ना वो उनकी कोई केयर करता है। नेक्स्ट समरी देख लेते हैं इसकी, बाकी चीज़ें जो है वो समरी में क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो उस वक्त वो बताते हैं ओकोंको के फादर के बारे में, ओनोका। वो कहते हैं ये बहुत लेज़ी होता है, जब इसकी डेथ होती है तो काफ़ी ये मकरूज़ होता है, काफ़ी जो है वो कर्ज़ वगैरह छोड़ जाता है, तो वो ओकोंको को ज़ाहिर है पे करने पड़ते हैं। और इसके अलावा ये इसका सोसाइटी में इसकी कोई रिस्पेक्ट होती है ना कोई वैल्यू होती है, और इसके लिए स्पेशल वर्ड वो नाइजीरियन लैंग्वेज में बोलते हैं अकबाला। वो कहते हैं कि अकबाला एक ऐसे आदमी के लिए, वो इसको ये नेम सजेस्ट करते हैं कि ऐसे आदमी के लिए अकबाला वर्ड बोला जाता है
जो फीमेल से रिजेम्बलेंस रखता हो, मीन्स जो वो कहते हैं कि थोड़ा सा वीक हो, जिसके पास ना कोई प्रॉपर्टी हो, तो वो इसके फादर के लिए यही जो है वो नेम यूज़ करते थे, अकबाला। और कॉन्को को बहुत इस बात से शेम फील होती थी और उसने ये जो है वो सोच लिया था कि वो इस शेम को, इस चीज़ को, इस नाम को ख़त्म करेगा और वो कुछ बन के दिखाएगा। काफ़ी जो है वो कहता है मैं रिस्पेक्ट हासिल करूँगा। तो इस चीज़ का एक और यहाँ पे ट्रेजिक फ्लॉ कह लें कॉन्को का, या जो है वो कोई उसकी एक बुरी आदत कह लें, ये बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड होता है और ये कोशिश करता है कि अपनी वाइफ्स और बच्चों को जो है वो मारता रहता है। और इन दिस वे वो ये शो करने की कोशिश करता है कि मैं बहुत ब्रेव हूँ, हालांकि इनफैक्ट ये जो है वो निशानी होती है, ये सिंबल होता है वीकनेस का। तो मे बी इट्स अ साइन ऑफ हिज वीकनेस, जिसको वो साइन ऑफ ब्रेवरी शो करने की कोशिश कर रहा होता है। और ओकोनको इससे पहले एक रेसलिंग का कंटेस्ट होता है, एक मैच होता है जिसमें ओकोनको जीत जाता है, तो इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट होती है, काफ़ी वैल्यू होती है और एक ये नाम बनाता है और ये लीडर होता है अपनी कम्युनिटी का। तो उसके बाद एक कैरेक्टर आता है इकेमी फ्यूना। इकेमी फ्यूना एक जो है वो लड़का होता है जिसकी एज ऑलमोस्ट 13 to 15-16 ईयर्स तक होती है। ये जिस विलेज में रह रहा होता है ओकोनको, उस विलेज का नेम होता है उमोफिया। तो उमोफिया की एक औरत का मर्डर हो जाता है साथ वाले विलेज के लोगों से। तो यहाँ जैसे हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि मर्डर के बदले में मर्डर कर दिया जाता है, तो वहाँ भी ये ट्रेडिशन था कि अगर किसी का मर्डर हो जाता है तो वो अपना एक बंदा देते हैं दूसरे विलेज वालों को जिनका वो मर्डर करते हैं। तो उन्होंने अपना एक छोटा सा लड़का दिया होता है इकेमी फ्यूना इनके विलेज को एज अ साइन ऑफ पीस। तो ये लड़का इकेमी फ्यूना ओकोनको को वो दे देते हैं विलेज वाले कि आप जो है वो इसको रख लें, बिकॉज आप लीडर हैं उस कम्युनिटी के जिस फीमेल का मर्डर हुआ था। तो ये इकेमी फ्यूना के घर में रहता है और इकेमी फ्यूना का जो बेटा था नवॉय, वो इसका बेस्ट फ्रेंड बन जाता है और काफ़ी इनका अच्छा टाइम गुजरता है। और इन वर्डली वो कहते हैं कि इकेमी फ्यूना जो है वो ओकोनको खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट पाता है, वो इसको मीन्स अच्छा समझता है या अटैच हो जाता है उसके साथ, बट वो शो नहीं करता कौन को, बिकॉज वो स्टिल यही समझता है कि इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस, तो वो इसको शो नहीं करता। नेक्स्ट फिर वो बताते हैं कि उनके यहाँ वीक ऑफ पीस होते हैं, जैसे हमारे यहाँ कुछ मंथ्स या कुछ डेज़ होते हैं जिनमें हम कहते हैं कि कोई वायलेंस ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ ना हो। तो इसी तरह से वहाँ पे भी होता है, लेकिन कौन को क्या करता है, ही बीट्स हिज वाइफ, और इस तरह से वो वीक ऑफ पीस को वायलेट करता है, तोड़ देता है उसको। तो विलेज वाले जो उसकी फ्रेंड्स कहते हैं कि इस तरह से आपको मतलब अच्छा नहीं किया आपने, तो इसका आपको कॉन्सिक्वेंसेस आपको बियर करने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज़ियोडर। इज़ियोडर जो है वो ओल्डेस्ट मैन होता है वहाँ का, उस विलेज का, मींस उमोफिया का। और ये ऑरेकल्स की तरफ से, उनके गॉड और गॉडेसेस जो होते हैं उनकी तरफ से एक मैसेज लेकर आता है कि कैमी फ्यूना को अब इसका मर्डर कर दिया जाए, इसको अब कत्ल कर दिया जाए। और इसके अलावा वो ये कहते हैं कौन को कि आपने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना उसके मर्डर में, बट कौन को स्टिल थिंक्स दैट इट्स अ साइन ऑफ वीकनेस। तो वो ये सोचता है कि मैं जाऊंगा ज़रूर। तो वो उन सब के, हम कह सकते हैं कि उनकी बात की या उनके हुक्म की नफ़ी कर देता है, और वो चला जाता है, इवन कि वो अपने नाइफ से कैमी फ्यूना का मर्डर करता है। बट क्या होता है कि जैसे वो उसका मर्डर करके आता है फिर वो अपसेट फील करता है। देन वो अपने बेस्ट फ्रेंड ओबियरिका को बताता है इस सब के बारे में। तो ओबियरिका भी उसको कहता है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, यू हैव डन अ रॉन्ग थिंग। बट देन कौन जो है वो सो जाता है। बट उसको फिर उसकी वाइफ इक्वेफी, जो उसकी सेकंड वाइफ होती है और इजिनमा की मदर होती है, वो उसको आके जगा देती है और बताती है कि इजिनमा इज़ नॉट फीलिंग वेल। तो वो उसके लिए कुछ लीव्स, बाग्स, ग्रासेस वगैरह इकट्ठे करके लाता है, जैसे हमारे यहाँ देसी टोटके वगैरह यूज़ होते हैं। तो इस तरह से लीव्स वगैरह इकट्ठे करके लाता है ताकि उसके लिए, इजिनमा के लिए मेडिसिन बनाई जा सके। देन उसके बाद एक ट्रायल होता है, पब्लिक ट्रायल, एक केस चलता है वहाँ पे एक हस्बैंड एंड वाइफ का, जिसमें सारे लीडर्स को बुलाया जाता है और ओकोनको को भी बुलाया जाता है। बट ओकोनको वो कहते हैं कि उस केस को नहीं सुनता। वो कहता है ये इतना मामूली सा केस है, इतनी छोटी सी बात वो हमारे सामने लेकर आए हैं। एक और बात वो एक और जो वहाँ पे वर्ड वो यूज़ करता है चिन्हू अचेबी, एक वुवु एक स्पेशल वर्ड है जिसमें उनके गांव के, हर गांव का एक एक बंदा जो उसका लीडर होता है गांव का, वो इकट्ठे होते हैं। जैसे हमारे यहाँ वर्ड यूज़ होता है ना पंचायत, इसी तरह वहाँ पे वर्ड यूज़ होता है एक वुवु, जिसमें 9 क्लैंसमैन होते हैं, 9 लीडर होते हैं, हर एक विलेज का एक आदमी लीडर वहाँ पे पार्टिसिपेट करता है।
तो वो सारे इसमें पार्टिसिपेट करते हैं क्लैंसमैन, और वो ये डिसाइड करते हैं इसके हस्बैंड को, जिनका इशू होता है, हस्बैंड को कहते हैं कि आप जाएं अपने इन लॉज़ के पास, वाइन लेके जाएं और उनसे जो है वो ये रिक्वेस्ट करें कि वो आपकी वाइफ को वापस आपके साथ भेज दें। अच्छा, उनका ये भी ट्रेडिशन होता है कि जब भी उनकी वाइफ़ इस तरह से रूठ के जाती हैं तो अपने इन लॉज़ को वो वाइन एज़ अ गिफ्ट देते हैं और फिर उनको वो अपनी वाइफ्स को लेने जाते हैं। देन इनका इशू जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो चीलू। चीलू इज़ अ काइंड ऑफ प्रीस्ट। वो वहाँ पे आती है कौनको और उसकी वाइफ को, और कहती है कि ओरेकल, वहाँ पे जो उनके गॉड या गॉडेसेस ऑफ हिल एंड केव है, वो इज़िन्मा को देखना चाहते हैं, इज़िन्मा से मतलब मुलाकात के ख्वाहिशमंद हैं। तो वो इसको इज़िन्मा को लेके चली जाती है वहाँ पे हिल्स में। बट वो इसके अलावा वार्न करती है ओकोंको एंड इसकी वाइफ को कि आपने हमें फॉलो नहीं करना, मीन्स आपने पीछे नहीं आना। बट स्टिल ओकोंको और उसकी वाइफ चले जाते हैं, वो केव के बाहर वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, और आफ्टर 1 डे वो जो है वो इज़िन्मा को छोड़ जाती है। नेक्स्ट इजियोडो। इजियोडो अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि वहाँ पे काफ़ी एक बूढ़ा आदमी होता है उनके विलेज का, उसकी डेथ हो जाती है, और उसके फ्यूनरल में ओकोंको क्या करता है, एक्सीडेंटली उसके बेटे को, यानी कि इजियोडो के बेटे को जो कि 16 साल का होता है, उसका कत्ल हो जाता है। और ये उससे मतलब ना चाहते हुए अनइंटेंशनली होता है, एक्सीडेंटल किलिंग इसको हम कह सकते हैं। बट ये वहाँ का ट्रेडिशन था कि अगर कोई एक्सीडेंटली भी किसी को वो कुछ गलत कर दें तो वो कहते हैं ये क्राइम है, तो वो कहते हैं ये ना चाहते हुए हुआ था लेकिन स्टिल इट्स अ क्राइम। और इसके अलावा वो फिर इसको सज़ा देते हैं ओकोंको कि वो वहाँ से उसको एग्ज़ाइल कर देते हैं फॉर ऑलमोस्ट आई थिंक 6 to 7 ईयर्स। और फिर क्या करते हैं, ओकोंको को वो अपनी मदर के विलेज में भेज देते हैं। ये भी उनका एक ट्रेडिशन है कि जब किसी को उसने एग्ज़ाइल करना हो तो वो उनको उनकी मदर के विलेज में भेज दिया जाता है, और ओकोंको को भी उसकी मदर के विलेज भेज दिया जाता है, मीन्स उसको अपने घर से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा उनकी जितने भी वहाँ पे घर हो गया या बाकी कुछ अगर वहाँ पे उनकी फसलें वगैरह हैं तो वो सबको जला देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, और ये सोचते हैं कि वहाँ पे उनके विलेज में जो इससे जितने भी जो गुनाह वगैरह थे उस आदमी के वो धुल गए हैं, मीन्स वो साफ़ हो गए हैं, अब कोई भी जो है वो गुनाह वहाँ पे नहीं रहा। और फिर उसका जो बेस्ट फ्रेंड होता है ओबिएरिका, वो उसकी कुछ चीज़ें बचाने में, उसकी यैम्स बचाने में कामयाब हो जाता है, और आफ्टर 1 ईयर वो उसको जाके वो पैसे वगैरह जो उसने बचाए होते हैं वो चीज़ें बेच के वो उसको देता है। फिर उसके उसके साथ ये मिलता है ओकोंको के साथ, और उसके साथ शेयर करता है एक इंसिडेंट, एक स्टोरी कि एक गांव था मबियानो। वो कहता है उसके लोगों ने वहाँ पे, वो कहते हैं एक वाइट मैन एक या दो मतलब कुछ वाइट मैन गए क्रिश्चियनिटी की प्रीच करने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने क्या किया, कंसल्ट किया ओरेकल से, उनको मतलब ओरेकल से सजेशन ली। तो उनकी ओरेकल ने उनको कहा कि ये वाइट मैन जो आपके लिए बहुत ख़तरा है, और किसी दिन ये आपकी ट्रेडिशन, कल्चर, लैंग्वेज, आपकी चीज़ों को बहुत नुकसान पहुँचाएंगे। तो उन लोगों ने क्या किया, वाइट मैन को मर्डर कर दिया उसका। देन नेक्स्ट डे वो कहते हैं एक ग्रुप आया वाइट मैन का, क्रिश्चियंस का, और उन्होंने उस गांव के सारे लोगों को ख़त्म कर दिया। तो उनका गांव इस तरह से तबाह हो जाता है। नेक्स्ट आफ्टर सम डेज़ फिर 6 मिशनरीज़ आते हैं वहाँ पे, क्रिश्चियंस आते हैं मबांता विलेज में। नेक्स्ट फिर जहाँ पे रह रहा होता है ओकोंको, फिर आफ्टर सम डेज़ वहाँ पे कुछ क्रिश्चियंस जाते हैं और वो प्रीच करते हैं अपने रिलीजन की। ओकोंको ये समझता है कि दे आर टॉकिंग नॉनसेंस, बट ओकोंको का जो बेटा होता है नवॉय, वो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। इसकी मे भी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि उसका जो बेटा था नवॉय, वो अपने फादर को अच्छा नहीं समझता था ओकोंको को, बिकॉज ही मर्डर्ड इकेमीफ्यूना, और उसके बाकी मीन्स जो उनके कबीले के लोग थे वो उनको भी अच्छा नहीं समझता था। दैट्स वाई ही अट्रैक्टेड टू क्रिश्चियनिटी। और एंड पे वो अपना नेम भी चेंज करके इसहाक रख लेता है। इसके अलावा वो उनका स्कूल अटेंड करता है और काफ़ी मीन्स उनके वाइट मैन की तरफ जाता है और एजुकेशन वगैरह स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट क्रिश्चियंस जब वहाँ पे जाते हैं तो ये लोग क्या करते हैं वहाँ के, इनको एक ईवल फॉरेस्ट होता है उनके यहाँ, मीन्स ईवल फॉरेस्ट इज़ अ काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं जो अच्छी जगह ना हो, जिसको वो समझते हैं कि जहाँ पे सुपर नेचुरल थिंग्स हैं, इस तरह की चीज़ें। तो वो वाइट मैन को वो ईवल फॉरेस्ट में अपना चर्च बनाने की परमिशन दे देते हैं। फिर वहाँ पे ये चर्च बनाते हैं। फिर आफ्टर सम डेज़ जब उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचता तो वो कहते हैं कि इनके पास तो कोई सुपर नेचुरल पावर है, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है, दैट्स वाई दे आर स्टिल अलाइव। तो इतने में ओकोंको का एग्ज़ाइल भी ओवर हो जाता है और वो उमोफिया वापस चला जाता है। देन जब वो उमोफिया में आता है तो वो देखता है कि इट्स टोटली चेंज्ड, कि लोग जो है वो क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए हैं।
मीन्स सारे नहीं लेकिन कुछ लोग वो कहते हैं क्रिश्चियनिटी की तरफ चले गए हैं और वो इसको बुरा भी नहीं समझते। और वहाँ पे वो कहते हैं उन्होंने एक प्रिजन बना ली है और उन्होंने अपना एक इस्टेब्लिश कर लिया है कोर्ट ऑफ लॉ। और वहाँ पे वो कहता है अगर कोई उनके रूल्स तोड़ता है तो वो उनको सज़ा भी देते हैं। तो ये ओकोन को बहुत हैरान होता है कि ये क्या हो गया है हमारे विलेज के लोगों को कि उन्होंने इनको इतनी परमिशन दी और इनको स्टार्ट में रोका क्यों नहीं। चलें ये तो चलता रहता है। फिर उसके बाद मिस्टर ब्राउन एक वहाँ पे कैरेक्टर होता है, क्रिश्चियन होता है। ये बहुत ही अच्छा, बहुत रिस्पेक्ट करने वाला और उनको समझने वाला इंसान होता है। बट ड्यू टू सम रीज़न इसकी तबीयत कुछ ख़राब हो जाती है तो इसको वापस जाना पड़ता है। फिर इसकी जगह पे यहाँ पे रेवरेंड जेम्स स्मिथ आ जाता है जो कि इनटॉलरेबल होता है, जो कि किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, किसी को समझता भी नहीं है और ये अपने रूल्स तोड़ने की वजह से किसी को माफ़ नहीं करता, बहुत स्ट्रिक्टली बिहेव करता है। देन नेक्स्ट इनके कबीले का उमोफिया का एक आदमी होता है इनॉक। वो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट हो जाता है और जब वो क्रिश्चियनिटी की तरफ कन्वर्ट होता है तो वो कहते हैं जिनका जो कबीला, इनका जो इनकी जो इग्वुगवु थी यानी कि जो पंचायत टाइप उनका ग्रुप था, वो उसकी कुछ सीक्रेट्स रिवील कर देता है। फिर उस वजह से वहाँ के लोग क्या करते हैं, उनके चर्च को तबाह कर देते हैं वाइट मैन के लोगों को और उसके नॉक्स के घर वगैरह हर चीज़ को तबाह कर देते हैं। बिकॉज़ वो समझते हैं कि इन्होंने हमारा बहुत नुकसान किया है तो हमें अब इनको यहाँ से निकालना चाहिए। बट नाउ इट्स टू लेट। तो वहाँ पे फिर उनका वो चर्च वगैरह चीज़ें तबाह कर देते हैं। जब उनको पता चलता है तो वो आते हैं और इनसे डिमांड करते हैं कि जिन आदमियों ने ये सब कुछ किया है हम उनको जेल में बंद कर देंगे और जब वो फ़ाइन पे कर देंगे तो हम उनको छोड़ देंगे। फिर गांव के लोग मिलकर पैसे वगैरह जमा करते हैं और उन लोगों को, उन आदमियों को छुड़वा लेते हैं वहाँ पे। देन क्या होता है वहाँ पे एक अब गैदरिंग मींस गांव के लोग वहाँ पे एक गैदरिंग करना चाह रहे होते हैं, एक काइंड ऑफ वी कैन से मीटिंग अरेंज करना चाह रहे होते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, कुछ वाइट मैन आ जाते हैं और वाइट मैन रोकना चाहते हैं इस गैदरिंग को, इस मीटिंग को। वो चाहते हैं कि ये मीटिंग ना हो। तो गुस्से में अकॉन को अब उनके मैसेंजर को मर्डर कर देता है, उसका वाइट मैन को एक को कत्ल कर देता है और बाकी भाग जाते हैं। और अकॉन को यहाँ पे ये भी रियलाइज़ होता है कि इसके कबीले के लोगों ने उनको नहीं रोका, जो भाग रहे थे वाइट मैन, वो कहते हैं उनको नहीं रोका और ना इसका कोई साथ दिया अकॉनको का। तो ना अकॉनको रियलाइजेज़ कि अब उसके गांव के लोग कभी भी उसकी साइड नहीं लेंगे और ना वो कभी भी कोई स्टैंड लेंगे कि वो अपने इस उमोफिया के विलेज को बचा सकें। फिर अकॉनको वहाँ पे सुसाइड कर लेता है, किसी दरख्त से लटक कर वो खुदकुशी कर लेता है और यहीं पे जो है स्टोरी एंड हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।